अक्टूबर 2009 की एक रात एक छोटे से कस्बे में एक माँ बार बार अपनी बेटी सिया को फोन कर रही थी, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, फोन स्विच ऑफ था। माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिता को लगा कि शायद बेटी काम से लौट रही होगी और रास्ते में होगी। तभी बिजली वापस आने के बाद घर का बेटा यानी सिया का छोटा भाई एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया। उसने बताया कि सिया उस दिन ऑफिस गई ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय नेता ने इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में हंगामा शुरू हो गया। लोग सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाने लगे। आखिर सिया कहाँ गई? क्या वह सच में किसी आदमी के साथ भाग गई थी, जैसा पुलिस मान रही थी? उसी समय लक्षद्वीप के एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मोहित राठौड़ अपनी नई पोस्टिंग पर पहुंचा। मोहित ईमानदार, निडर और मजबूत कदकाठी वाला अफसर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। गुस्सा आते ही अपराधियों पर हाथ उठा देता था। इसी वजह से उसे अस्थायी रूप से क्राइम ब्रांच से हटाकर 1 साल के लिए से इस छोटे कस्बे के थाने में भेज दिया गया था। और संयोग से यही थाना सिया की गुमशुदगी की जांच कर रहा था। थाने पहुंचते ही उसने केस की फाइल मंगवाई। जांच में पता चला कि सिया के घर से पाइशाज़ रुपए, कुछ गहने और एक लाल साड़ी गायब थी। ऊपर से उसकी उम्र भी 22 साल थी, इसलिए पुलिस का मानना था कि वह किसी प्रेमी के साथ भाग गई होगी। पड़ोसियों ने भी बताया कि सिया अक्सर रात 2-3 बजे बालकनी में खड़ी होकर किसी से लंबी फोन पर बात करती थी, कभी कभी तो 1 घंटे तक। लेकिन हाल के दंगों और विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त रहने के कारण पुलिस अभी तक कॉल रिकॉर्ड्स की जांच नहीं कर पाई थी। मोहित ने सिया के अब और की जांच नहीं कर पाई थी। उसने उसी रात सिया के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। ज्यादा देर नहीं लगी, एक खास नंबर बार बार सामने आ रहा था। अगली सुबह सिया के पिता फिर थाने पहुंचे। उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वे अंदर से टूट चुके हैं। मोहित ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन दीजिए, मैं आपकी बेटी को आपके सामने लेकर आऊंगा। जल्द ही उस नंबर की पहचान हो गई। नंबर एक फैक्ट्री मजदूर रवि के नाम पर था। पुलिस जब रवि के पास पहुंची तो उसने बताया कि नंबर उसके नाम पर जरूर है, लेकिन इस्तेमाल उसकी बहन राधा करती थी। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा भी 7 महीने पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी और उसकी गुमशुदगी बिल्कुल सिया जैसी ही थी। रवि ने पुरानी पुलिस शिकायत की कॉपी भी निकाल कर दिखा दी। अब मामला सिर्फ एक लड़की की गुमशुदगी का नहीं रह गया था। वहां से 2 और संदिग्ध नंबर मिले, लेकिन जब उन नंबरों के पतों पर पहुंचा गया तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। दोनों नंबर युवा महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड थे और दोनों महिलाएं भी काफी समय पहले गायब हो चुकी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वे 1 साल पहले गायब हो चुकी थीं। मोहित ने उनकी कॉल हिस्ट्री भी खंगालनी शुरू कर दी और फिर जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। सिर्फ 1 दिन और 1 रात के अंदर पुलिस को 7 और लापता महिलाओं का पता चला। सभी मामलों में एक जैसी कहानी थी। हर महिला किसी दिन काम पर जाने के बाद अचानक गायब हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। यह सब पिछले 1.5 साल के भीतर हुआ था। अब तक मोहित से समझ चुका था कि मामला साधारण नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि सभी महिलाएं घर से कुछ पैसे और गहने लेकर भागी थीं ताकि लगे कि वे किसी के साथ फरार हुई हैं, लेकिन उसके अनुभव ने साफ बता दिया था कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है और जल्द ही उसकी आशंका सही साबित हुई। सबसे पहले गायब हुई महिला के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आया, अंजलि, जो पेशे से फोटोग्राफर थी। दिलचस्प बात यह थी कि उसका स्टूडियो राज्य के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में स्थित था। यह जानकारी मिलते ही मोहित के दिमाग में एक खतरनाक संभावना उभरी। क्या इन सभी महिलाओं को मानव तस्करी के जरिए वहां बेचा गया था? लेकिन बदकिस्मती से उस समय अंजलि नेपाल में शूटिंग के सिलसिले में गई हुई थी। उसके लौटने तक पुलिस ने पूरे रेड लाइट इलाके में बड़े स्तर पर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। एक कोठा मालिक ने पुलिस को बताया, हमारे धंधे का एक अनलिखा नियम है, यहाँ कभी स्थानीय लड़कियों को नहीं रखा जाता। अगर आपको अपनी राज्य की गायब लड़कियां ढूंढनी हैं तो दूसरे राज्यों में तलाश कीजिए। उसकी यह बात सुनकर मोहित की इसका अहूत गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी भड़ास सीधे उसी आदमी पर निकाल दी। थाने के बाकी पुलिस वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। हालांकि 2 दिन बाद अंजलि वापस आ गई। अच्छी खबर यह थी कि वह सचमुच पर महिला के नंबर पर अक्सर बात करती थी, लेकिन बुरी खबर इससे भी बड़ी थी। उस नंबर का इस्तेमाल कोई महिला नहीं बल्कि शेखर नाम का एक आदमी कर रहा था। अंजलि ने बताया कि उसकी मुलाकात शेखर से करीब 1 साल पहले हुई थी। वह अक्सर उसके स्टूडियो में फोटो धुलवाने आता था। धीरे धीरे दोनों की जान बढ़ गई। शेखर को दोनों की जान पहचान गई। शेखर खुद को एक स्कूल टीचर बताता था। उसने अंजलि को कई बार प्रपोज भी किया था, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा फ्लर्ट करना अंजलि को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। आखिरकार दोनों का संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया, यहाँ तक कि शेखर अपनी आखिरी बार धुलवाई गई तस्वीरें भी लेने नहीं आया। जब उन तस्वीरों को देखा गया तो वे सिर्फ सड़क और बाजार की साधारण तस्वीरें थीं।
पहली नज़र में उनमें कुछ भी खासा था कि कहीं ना कहीं यही तस्वीर इस रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली है, और यही सोचकर वह एक बार फिर महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली है। सिया के पिता से किए गए वादे की तय समय सीमा अब तेजी से करीब आ रही थी। हर बार जब वे थाने आकर उम्मीद भरी नज़रों से देखते तो इंस्पेक्टर मोहित के लिए उनकी आंखों में आंखें डालना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन तभी अगले ही दिन रात को एक बड़ी खबर मिली। लापता महिलाओं में से एक का मोबाइल अचानक चालू हुआ था। हालांकि फोन सिर्फ 22 सेकंड के लिए ऑन रहा, लेकिन टेक्निकल टीम उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाने में कामयाब हो गई। जांच करते करते पुलिस 2 कॉलेज छात्रों की थाने ले आई। अलग अलग पूछताछ में दोनों ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी एक व्यक्ति से बाइक की टक्कर हो गई थी और उनकी एक व्यक्ति से बैग से एक मोबाइल फोन गिर गया था। मौका देखकर दोनों ने चुपके से फोन उठा लिया और अपने पास रख लिया। उन्हें डर था कि कहीं मालिक उन्हें ढूंढ ना निकाले, इसलिए उन्होंने कभी फोन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन 6 महीने बाद पिछले दिन उन्होंने जिज्ञासा में फोन ऑन करके देखा था। एक छात्र ने यह भी बताया कि उस आदमी की बाइक पर एक स्थानीय विधायक का पोस्टर चिपका हुआ था। उसे लगा था कि शायद वह कोई सरकारी कर्मचारी होगा। जैसे ही यह जानकारी मोहित तक पहुंची, उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। वह तुरंत ऑफिस लौटा और फोटोग्राफर अंजलि के स्टूडियो से लाई तस्वीरों को दोबारा देखने लगा। तभी एक फोटो में वही बाइक दिखाई दी जिसके पीछे विधायक का पोस्टर लगा हुआ था। दोनों छात्रों ने तस्वीर देखते ही पुष्टि कर दी कि यही उस आदमी की बाइक थी। अब पुलिस के लिए उसकी पहचान निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ एक नया झटका मिला। जिस व्यक्ति को अब तक शेखर समझा जा रहा था, उसका असली नाम फहीम था। यहीं से वह पुलिस का सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया। उधर गिरफ्तारी से ठीक पहले वह एक युवा महिला के साथ होटल में ठहरा हुआ था। अगले दिन वह अपने घर लौटा और उसकी निजी जिंदगी देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वह शादीशुदा था और उसका 4-5 साल का एक बेटा भी था। पत्नी के साथ उसका व्यवहार देखकर लगता था कि वह उससे बेहद प्यार करता है। सुबह सुबह उसने उसे सोने का हार गिफ्ट किया और दोबारा शादी का प्रस्ताव तक रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस जांचली पत्नी किसी दूसरे शहर में रहती थी। उसकी असली पत्नी किसी दूसरे शहर में रहती थी। एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी थी। दोनों शहरों के पड़ोसियों ने उसके बारे में एक जैसी राय दी। सबका कहना था कि वह बेहद विनम्र, मददगार और अच्छे चरित्र वाला इंसान है। लेकिन एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अगर वह खुद को स्कूल टीचर बताता था तो आखिर पढ़ाता कहाँ था? सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुलिस के पास उसके और लापता महिलाओं के बीच कोई सीधा सबूत नहीं था। संदेह जरूर था, लेकिन गिरफ्तारी का ठोस आधार नहीं। ऐसे में मोहित ने एक योजना बनाई। उसने अंजलि से कहा कि वह दोबारा संपर्क करे और मिलने के लिए बुलाए। उम्मीद थी कि बातचीत के दौरान वह कोई गलती कर बैठेगा, लेकिन मुलाकात की अंजलि इतनी घबराई हुई थी कि उसका व्यवहार पूरी तरह अस्वाभाविक लग रहा था। यह बात तुरंत उसकी नज़र में आ गई। उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे तेजी से उसकी ओर बढ़ता मोहित दिखाई दे गया। बस फिर क्या था, वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और बस अड्डे के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक पीछा करने के बाद पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मोहित जानता था कि सामने कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि बेहद चालाक और समझदार व्यक्ति है। इसलिए उसने पारंपरिक पूछताछ के बजाय मानसिक दबाव की रणनीति अपनाई। लगातार 28 घंटों तक उससे पूछताछ की गई। उसे न आराम करने दिया गया, न ठीक से सोने दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी के घर की गहन तलाशी शुरू कर दी और वहां जो मिला उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। घर से भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद हुए। साथ ही अभी पता चला कि वह किसी स्थायी नौकरी में नहीं था। तलाशी के दौरान मोहित की नज़र एक झुमके पर पड़ी। उसने तुरंत से केस फाइल में लगी तस्वीरों से मिलाया। झुमका बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिया के कानों में आखिरी बार देखा गया था। अब लगभग तय हो चुका था कि पुलिस सही आदमी तक पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ इतना था, सिया और बाकी सभी महिलाएं आखिर कहाँ थीं? और क्या यह आदमी अकेला था या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ था? अब तक मिले सबूत साफ बता रहे थे कि पुलिस ने सही व्यक्ति को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान दोनों पत्नियों ने दावा किया कि उन्हें उसके अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ सामान्य सवाल पूछने के बाद उन्हें जाने दिया गया, लेकिन जब वे लॉकअप के सामने से गुजरी तब एक दिलचस्प बात सामने आई। वह अपनी दूसरी पत्नी को देखकर लगातार सफाइयां देता रहा, उससे माफी मांगता रहा और उसे मनाने की कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ पहली पत्नी की ओर उसने नजरा भी ध्यान नहीं दिया। यह छोटी सी बात इंस्पेक्टर मोहित की नजरों से नहीं बची। अगली सुबह उसने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। जानबूझकर दूसरी पत्नी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया और यह सब उसकी आंखों के सामने किया गया। इतना ही नहीं, उसे यह भी दिखाया गया कि पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी कितनी परेशान हालत में है। आखिरकार उसका मानसिक संतुलन टूट गया। जब उसे लगा कि उसकी दूसरी पत्नी मुश्किल में पड़ सकती है,
तो उसने चुप्पी तोड़ दी और अपने अपराधों की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि सिया 23 साल की थी और एक छोटी ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। उसके मुताबिक उसे अपने जाल में फंसाना बेहद आसान था। कुछ मीठी बातें, थोड़ा प्यार का नाटक और शादी के सपने, बस इतना काफी था। धीरे धीरे भरोसा जीतने के बाद उसने उसे घर से पैसे और गहने लेकर भागने के लिए मना लिया। दोनों एक दूसरे शहर पहुंचे और एक होटल में रात बिताई। अगले दिन उसने कहा कि आदि से पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसी बहाने उसने सिया को अपने सारे पैसे और गहने होटल में छोड़ने के लिए मना लिया। फिर दोनों बस अड्डे पहुंचे। वहां उसने गर्भधारण की चिंता का बनकर और कहा कि वॉशरूम में जाकर खा लो, लेकिन वह कोई गर्भनिरोधक दवा नहीं थी, वह जहरीला साइनाइड था। सिया को सच्चाई का पता तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी। वॉशरूम के अंदर ही जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि अब वह जिंदा नहीं बच सकती, तब वह आराम से होटल लौटा और उसके सारे पैसे तथा गहने लेकर फरार हो गया। यह बयान सुनते ही पुलिस ने उस बस अड्डे के क्षेत्रीय थाने से रिकॉर्ड मंगवाए और हैरानी की बात यह थी कि सब कुछ सच निकला। 5 अक्टूबर को बस अड्डे के महिला शौचालय से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच में उसे आत्महत्या माना गया था, क्योंकि टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था और मृतका के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। नियमों के अनुसार 7 दिन तक सुरक्षित रखा गया, लेकिन कोई पहचान न होने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब मोहित के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे सिया के परिवार को सच्चाई बतानी ही थी। जब यह खबर घर पहुंची तो पूरा परिवार टूट गया। माँ बाप और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद आरोपी को घटनास्थलों की पहचान कराने ले जाया गया। वापसी के दौरान टीम एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सभी को अंदर तक हिला दिया। वह बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने आराम से मटन करी ऑर्डर की और खाना आने का इंतजार करते हुए अपने अपराधों की कहानियां सुनाने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा उत्साह से अपनी उपलब्धियां बता रहा हो। तभी पहली बार पुलिस को उसकी असली भयावहता का एहसास हुआ। उसने बताया कि 2000 कोद से असे वह लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा था। एक एक करके वह अपने पुराने अपराधों का जिक्र करता गया। फिर उसने सबसे हालिया शिकार की कहानी सुनाई, वही महिला जो कुछ समय पहले उसके साथ होटल में देखी गई थी। बाकी पीड़िताओं की तरह उसे भी शादी और प्यार का सपना दिखाया गया। फिर वॉशरूम में वही कथित गर्भनिरोधक गोली दी गई। कुछ ही क्षणों में महिला दर्द से तड़पने लगी, उसका चेहरा नीला पड़ गया और वह वहीं गिर पड़ी। उसकी बात खत्म होते ही एक पुलिसकर्मी धीरे से मोहित के पास आया और बोला, सर, अभी तक नूनार पीड़िताओं की पुष्टि हो चुकी है। यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सामने बैठा आदमी आराम से खाना खा रहा था, जैसे उसने कोई अपराध किया ही न हो। मोहित उसे घूरते हुए बस इतना कह पाया, तू इंसान नहीं, शैतान है। लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, नहीं साहब, मैं शैतान नहीं हूं। अगले दिन जब उसे बाकी घटनास्थलों की पहचान के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने अपनी सोच समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं खुद को एक बाज की तरह मानता हूं। कहते हैं कि जब बाज बूढ़ा होने लगता है तो उसे 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ता है, या तो धीरे धीरे मर जाए या फिर खुद को पूरी तरह बदल दे। उसने आगे कहा कि बाज अपने पुराने पंजे और चोंच तोड़ देता है, महीनों तक दर्द सहता है और फिर नए रूप में वापस लौटता है। अभी मेरी जिंदगी में भी वही दौर चल रहा है। उसने शांत आवाज में कहा, यह मुश्किल समय बस कुछ दिनों का है, इसके बाद मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। उस वक्त तक मोहित को उसकी बातों का असली मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास होने वाला था कि सामने बैठा व्यक्ति सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक मानसिकता वाला अपराधी था, जो अब भी खुद को हारने वाला नहीं मान रहा था। अदालत में पेश होने के बाद उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कई सफाइयां दी, लेकिन जल्द ही मामला और भी पेचीदा हो गया। उसने न सिर्फ अपने अपराधों से इनकार कर दिया, बल्कि खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर बैठा वह अदालत की लड़ाई की पूरी रणनीति बना रहा था। इसी दौरान उसका एक बचपन का दोस्त इंस्पेक्टर मोहित से मिला। उसने बताया कि बचपन से ही उसकी बुद्धि असाधारण थी। जिस बात को याद रखना चाहता, उसे एक बार देखकर कभी नहीं भूलता था। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति में कानूनी या तार्किक कमजोरी ढूंढ निकालना उसके लिए बेहद आसान था। पहली सुनवाई में ही उसकी यह क्षमता साफ दिखाई दे गई। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने अदालत में गवाही दी कि वह और सिया एक साथ होटल में रुके थे, लेकिन यह सुनकर भी उसके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था। उसने बेहद आत्मविश्वास से कहा, हम दोनों बालिग थे। अगर 2 वयस्क लोग होटल में एक कमरा लेते हैं तो इसमें कौन सी असामान्य बात है। फिर उसने आगे कहा, आप मुझे चरित्रहीन कह सकते हैं, बेवफा कह सकते हैं, लेकिन हत्यारा नहीं। उसके मुताबिक दोनों ने एक रात साथ बिताई और फिर अलग अलग रास्तों पर चले गए। सिया बाद में बस अड्डे के शौचालय में क्यों मरी, इसका जवाब वह भी नहीं जानता।
उसकी दलीलें इतनी व्यवस्थित थीं कि सरकारी वकील तुरंत कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। पहले दौर की सुनवाई में उसने बढ़त बना ली। दूसरी सुनवाई में उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही अपने पक्ष का हथियार बना लिया। उसने अदालत के सामने दो महत्वपूर्ण बातें रखीं। पहली, मृतका के शरीर पर संघर्ष या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। दूसरी, मौत एक बंद शौचालय के अंदर जहर खाने से हुई थी। उसने सवाल उठाया, अगर किसी ने उसे मजबूर नहीं किया और वह बंद कमरे में अकेली थी, तो क्या यह आत्महत्या नहीं हो सकती? फिर उसने कहा, अगर यह आत्महत्या है तो हत्या का आरोप मुझ पर कैसे लगाया जा सकता है? एक बार फिर उसकी दलीलों ने अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरा दौर भी उसके पक्ष में जाता दिखाई दिया। सरकारी वकील बेहद परेशान थे। उन्हें पता था कि चाहे उसने धोखे से जहर खिलाया हो या नहीं, असली सवाल कुछ और था। साइनाइड आखिर आया कहां से? यही सवाल सुनकर मोहित के दिमाग में नई दिशा मिली। वह तुरंत थाने पहुंचा, जब्त किए गए सामान की दोबारा जांच शुरू कर दी। कई घंटों की पड़ताल के बाद एक अजीब चीज उस पर ध्यान खींची दी। बाकी सामान मुकाल के बाद एक अजीब चीज उस पर ध्यान खींच गई। सबूतों के बीच एक छोटी सी बिना लेबल वाली इत्री की सीसी रखी थी। इससे आगे बढ़ी तो पुलिस एक कोई महत्वपूर्ण सुराग हो सक पहुंची। पूछताछ में पता चला कि आरोपी और व्यापारी के पिता पहले जेल में साथ रह चुके थे। बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। व्यापारी ने बताया कि जेल से निकलने के बाद उसने करीब 1 साल तक उसके साथ ज्वेलरी का काम भी किया था। यह समय 2004 से 2005 के बीच का था। सोने के आभूषणों की प्रोसेसिंग में साइनाइड का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से उसने कई बार नियमों को नज़रअंदाज करते हुए उसे थोड़ी मात्रा में साइनाइड उपलब्ध कराया था। पुलिस को लगा कि अब उनके पास मजबूत गवाह मौजूद है। उसने व्यापारी से कुछ सीधे सवाल पूछे। क्या तुम्हारे पास कोई बिल या रिकॉर्ड है जिससे साबित हो कि तुमने मुझे साइनाइड बेचा था? जवाब था नहीं। फिर उसने दूसरा सवाल दागा। तुम्हारे पास साइनाइड बेचने का लाइसेंस था, लेकिन मेरे पास खरीदने का लाइसेंस नहीं था। अगर तुम्हारी बात सच है तो सबसे पहले कानून किसने तोड़ा? व्यापारी चुप हो गया। इसके बाद उसने अंतिम वार किया। अगर वास्तव में मेरे अपराधों में इस्तेमाल हुआ साइनाइड तुमने दिया था, तो उन सभी मौतों में तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या तुम यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? यह सुनते ही गवाह का आत्मविश्वास टूट गया। उसे अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई का डर सताने लगा और आखिरकार उसने अदालत में बयान बदल दिया। उसने कि अदालत में अपना बयान नहीं बेचा। उसने कह पाई थी उसका भी कोई साइनाइड नहीं बेचा। तीसरी सुनवाई भी उसके पक्ष में चली गई। लगातार 3 कानूनी जीतों ने पुलिस की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। समय बीतता गया। 1 साल से भी अधिक गुजर गया। मामला धीरे धीरे पुलिस के हाथों से फिसलता नजर आने लगा। एक रात मोहित अपने ऑफिस में बैठा था। दीवार पर लगी सभी पीड़िताओं की तस्वीरें और फाइलें उसके सामने थीं। वह बार बार आरोपी के साथ हुई हर बातचीत को याद करने की कोशिश कर रहा था। हर शब्द, हर इशारा, हर बयान अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी बात बिजली की तरह कौंधी। एक ऐसी बात जिसे उसने पहले महत्व नहीं दिया था, और शायद वही बात इस पूरे केस का रुख बदलने वाली थी। अचानक इंस्पेक्टर मोहित को आरोपी की अपी की कही हुई एक पुरानी बात याद आई। पूछताछ के दौरान उसने एक बार राजमहल लॉज नाम के होटल का जिक्र किया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब तक सामने आई नूना पीड़िताओं में से किसी का भी रिकॉर्ड उस होटल से नहीं जुड़ता था। यहीं से एक नया सवाल खड़ा हुआ, आखिर यह होटल था कहाँ? मोहित अच्छी तरह जानता था कि सामने वाला व्यक्ति असाधारण याददाश्त वाला इंसान है। ऐसा आदमी होटल का नाम गलती से नहीं भूल सकता है। इसी भरोसे के साथ उसने रात के 3 बजे भी जांच रोकने से इनकार कर दिया। वह अपनी टीम के साथ राज्य भर के होटल रिकॉर्ड खंगालने निकल पड़ा। घंटों की तलाश के बाद आखिरकार दूसरी सिटी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में वह होटल मिल गया। तस्वीर लेकर जब पुलिस वहां पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि करीब 1 साल पहले यही आदमी एक महिला के साथ यहाँ ठहरा था। यह जानकारी मिलते ही मोहित सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां की पुरानी फाइलें निकलवाई गईं और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। करीब 1 साल पहले बस अड्डे के महिला शौचालय में एक युवती जहर खाने की हालत में मिली थी, लेकिन इस बार कहानी बाकी मामलों जैसी नहीं थी। वह मरी नहीं थी। लगातार 4 दिनों तक चले इलाज के बाद 100 डॉक्टरों ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। अस्पताल की एक नर्स ने बताया कि उस महिला का नाम रीमा था। बचपन से उसे दवाइयां निगलने से डर लगता था। जब उसने गोली निगली तो कुछ ही सेकंड बाद घबराकर उसे उल्टी के साथ बाहर निकाल दिया। यही वजह थी कि जहर की पूरी मात्रा शरीर में नहीं जा पाई और उसकी जान बच गई। अब उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने पति और बच्चे के साथ एक सामान्य जीवन जी रही थी। नर्स ने पुलिस से विनती की, अगर संभव हो तो उसे दोबारा इस दर्दनाक अतीत में मत घसीटिए। उसने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी संभाली है, लेकिन मोहित के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ ही समय बाद वह रीमा के घर पहुंचा। तभी पता चला कि यही वही महिला थी जिसे कुछ समय पहले आरोपी के साथ होटल में देखा गया था, और वही महिला थी जो बस अड्डे के वॉशरूम में जहर खाने के बाद जमीन पर गिर गई थी।
जिसका चेहरा कुछ ही मिनटों में नीला पड़ गया था। पुलिस को देखकर वह साफ तौर पर असहज हो गई। वह अतीत को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं उसका वर्तमान परिवार उसके अतीत के बारे में न जान जाए। मोहित ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने सिर्फ एक लिफाफा उसके हाथ में दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उस लिफाफे में उन नूना महिलाओं की तस्वीरें थीं जो वापस कभी घर नहीं लौट सकी। तस्वीरें देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर चेहरा उसे अपनी याद दिला रहा था। अगर उस दिन किस्मत उसका साथ न देती तो शायद उसकी तस्वीर भी उन्हीं के बीच होती। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाई। दिन में परिवार की जिम्मेदारियां निभाती और रात में पुराने जख्म फिर से जाग उठते। बार बार उसके दिमाग में वही घटनाएं घूमती रहती। होटल का कमरा, मीठी बातें, शादी के सपने और फिर वह जहरीली गोली। धीरे धीरे उसके भीतर का डर गुस्से में बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह चुप रही तो न जाने कितनी और महिलाओं को इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। लेकिन प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत थी। पति ने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम अदालत में जाकर गवाही दोगी तो मैं तलाक दे दूंगा। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ उन दुल्हन महिलाओं का न्याय। वह रोई, संघर्ष किया, रातों को जागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही फैसला क्या है। इसी बीच केस की अंतिम सुनवाई का दिन आ पहुंचा। अगर इस बार भी पुलिस कोई नया और ठोस सबूत पेश नहीं कर पाती तो आरोपी के बरी होने की पूरी संभावना थी। अदालत में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सभी की निगाहें कार्यवाही पर टिकी हुई थीं और तभी कोर्ट रूम का दरवाजा एक खुला। एक महिला अंदर दाखिल हुई। वह सीधे गवाहों के कटघरे तक गई और मजबूती से खड़ी हो गई। उसे देखते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। वह रीमा थी। उसकी मौजूदगी की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे ज्यादा झटका आरोपी को लगा। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मोहित मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी से उठा। उसे समझ आ गया था कि अब न्याय की दिशा बदल चुकी है। इसके बाद गवाही ने पूरे केस की तस्वीर फिर साफ कर दी। अंततः अदालत ने सभी आरोपों को साबित माना। लगातार हुई हत्याओं, धोखाधड़ी और सुनियोजित अपराधों के लिए उसे दोषी करार दिया गया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। वर्षों तक चला यह भयावह सिलसिला आखिरकार वहीं समाप्त हुआ जहां से उसे खत्म होना चाहिए था, न्याय के कटघरे में। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था। इतने मजबूत सबूतों और गवाहियों के बावजूद सभी मामलों की न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 4 साल लग गए। एक एक केस अलग अलग अदालतों में चलता रहा और कानूनी लड़ाई सालों तक खिंचती रही। इतना ही नहीं, सभी मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने देश की सर्वोच्च अदालत तक अपील दायर कर दी। जब इस मामले पर और गहराई से जानकारी जुटाई गई तो एक और भयावह सच सामने आया। फिल्म में जिन नूना पीड़िताओं का जिक्र किया गया था, वास्तविक आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा था। जांच एजेंसियों के अनुसार उससे जुड़ी पीड़ित महिलाओं की संख्या 2 तक पहुंची थी। सोचिए, सिर्फ 4 वर्षों के भीतर 30 महिलाओं को अपना शिकार बनाना, यानी औसतन हर 1.5-2 महीने में एक नई हत्या। यह आंकड़ा ही उसकी क्रूरता और योजनाबद्ध अपराधों की भयावहता को दिखाने के लिए काफी है। वह महिलाओं को प्रेम, शादी और बेहतर भविष्य के सपने दिखाता था, फिर उनका भरोसा जीतकर उन्हें परिवार से दूर ले डालते। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि लंबी कानूनी प्रक्रिया और लगातार अपीलों के बाद उसकी सजा में बदलाव हुआ। शुरुआत में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में यह सजा बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई, यानी फांसी की जगह उसे जीवन भर जेल में रहने की सजा मिली। आज भी वह जेल में बंद है और अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पेंछे गुजार रहा है। यह मामला भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे भयावह और चर्चित सीरियल किलर मामलों में गिना जाता है। उसकी चालाकी, असाधारण याददाश्त और कानूनी कमजोरियों का फायदा उठाने की क्षमता ने जांच एजेंसियों और अदालतों दोनों को वर्षों तक चुनौती दी, लेकिन आखिरकार दर्जनों पीड़िताओं और उनके परिवारों के लिए न्याय का रास्ता तैयार हुआ। और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चाहे अपराधी कितना भी चतुर क्यों ना हो, सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है।